प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी में टीजीटी की वैकेंसी आई है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले स्टडी विद प्रदीप की तरफ से आपको एनसीईआरटी की क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, हिंदी मीडियम में भी कुछ इंग्लिश मीडियम में। दूसरे चैनल से बायो स्टडी पॉइंट वाले चैनल से भी आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड की गई थी, कुछ क्लासेस आपकी रुक गई थी। तो आगे आपको एक सुपर ऑब्जेक्टिव नामक सीरीज से क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर कराए जा रहे हैं। ये क्लासेस आपकी लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसी बीच में आपकी नोट्स की डिमांड थी, तो नोट्स की डिमांड हम आपकी पूरी कर रहे हैं। नोट्स धीरे धीरे पीडीएफ बन रहा है और उस पीडीएफ की क्लास को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। इस तरह से आपकी क्लास लगातार आपको मिलेगी। क्लास का शेड्यूल क्या होगा, 2 मिनट सुन लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। क्लास के शेड्यूल में हम लोग पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन को और 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को एक साथ ऐड करके 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग मोनेरा पढ़ेंगे पूरा, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोटिस्टा पढ़ने के बाद फंजाई पढ़ेंगे। फंजाई के बाद हम लोग प्लांटी में इंटर करेंगे। प्लांटी के सभी को पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पूरा पढ़ेंगे। और इनके पढ़ने के बाद इनकी फैमिली बची रहेगी। इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जो भी इनके क्वेश्चन है, जहाँ से एग्जाम्पल हैं, वहाँ से पढ़ेंगे। सुपर ऑब्जेक्टिव इनकी क्लास कराई जा रही है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। इसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम में इंटर करेंगे। एनिमल किंगडम में जब इंटर करेंगे तो एनिमल किंगडम में जाने के बाद हम लोग पूरे एनिमल किंगडम को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एनिमल किंगडम को कंप्लीट करने में हम लोग पोरीफेरा, तो आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा उसमें। प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा से लेकर के पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा, प्लेटेलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद आपका चले जाएंगे हम किस में, हेमिकार्डेट। हेमिकार्डेट के बाद उसमें आ जाएगा आपका कार्डेट। और कार्डेट में वर्टिब्रेट, कार्डेट में आपके कौन कौन से तीनों हो जाएंगे, सिफेलोकार्डेट, वर्टिब्रेट, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे तो उसमें जो भी उनके सेक्शन होंगे उन सब के क्लासेस को कर लेंगे। यानी पूरी तरह से उन सबको करने के बाद हम लोग चले आएंगे फिजियोलॉजी पे। पूरी एनिमल फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे, फिर एनिमल फिजियोलॉजी करेंगे। इस तरह से हमारी क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वो चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड की जाएंगी। वो इस पे होगा कि आपके व्यूज कैसे आ रहे हैं, आपके रिस्पांस कैसे आ रहे हैं, उसी के आधार पे क्लासेस तेज़ी से आगे बढ़ाई जाएंगी। तो आपको कैसा लगेगा आप ज़रूर बताइएगा। क्लास के बाद अपना फीडबैक दीजिएगा। उस फीडबैक के हिसाब से ही इसमें मॉडिफिकेशन और चीज़ें ऐड की जाती हैं। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही काम होता है, ठीक है। तो इसमें से वीडियो देखने वाले कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी, सबकी मास्टर डिग्री है, सब अपने आप में स्पेशल हैं, सब ने एजुकेशन ले रखा है, सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। चीज़ें ये हैं कि आपको कंटेंट को एक जगह एकत्रित करके चाहिए, सिस्टम से चाहिए, तो सिस्टम के लिए हम काम कर रहे हैं। बस आपका रिस्पांस चाहिए और आपका साथ चाहिए। आपके साथ से ऐसा है कि आप साथ रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, ऐसा नहीं है। हम भी आप ही की तरह हैं। बस चीज़ें ये है कि उसको समराइज कर लेते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं। तो आप इसे ज़रूर समझें और इस चीज़ को फीडबैक दीजिएगा कि अच्छा है, बुरा है, क्या है। कोई त्रुटियां हैं, कोई कमियां हैं तो उसे आप निस्वार्थ भाव से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कंप्लेन, आपकी बताई गई सलाह वो सब स्वीकार होगी और मान्य होगी। हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें जो भी चीज़ें हैं, जहाँ से प्रश्न उठे हैं, हम कोशिश किए उन चीज़ों को हम ऐड कर लें और देखते हैं क्या होता है। पीडीएफ क्रिएट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं कहीं पे खुद से टाइप करना पड़ रहा है। जितने टाइपिस्ट हैं या जहाँ पे टाइप कराया जाता है वो सब टाइप करने के लिए तैयार नहीं, शादी कार्ड वगैरह में बहुत बिजी हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम टाइप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो कहीं पर अगर थोड़ी सी मिस्टेक समझ में आएगी तो आप उसको क्षमा करने की कोशिश करिएगा और क्लास को भी करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। पहले अपना फीडबैक देख लीजिए, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया।
बैक्टीरिया जैसा कि आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक होता है, तो प्रोकैरियोटिक के लिए व्हिटकर ने क्या कर दिया था, मोनेरा किंगडम लगा दिया था, तो मोनेरा आ गया था प्रोकैरियोट के लिए। ठीक है, मोनेरा यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, ब्लू साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। और इसके बाद फिर क्या, प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंजाई, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट, ठीक, उसके बाद प्लांटी ऑटोट्रॉपिक, और एनिमेलिया हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये थे, इसमें क्या करना है, इनको साइंटिफिक ऑर्डरिंग में सेट करना है, यानी ये जो 5 किंगडम है इनको साइंटिफिक ऑर्डरिंग में सेट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हेरेल्चियर सीरीज यानी एक सीरीज के माध्यम से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। रिलेशनशिप क्या है, मार्फोलॉजिकल रिलेशनशिप होनी चाहिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होनी चाहिए, इसके आधार पे हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एडवांटेज, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू ए डेफिनिट प्लेन इज वेरी यूजफुल। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई जो यूजफुल हैं, किसके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एडवांटेज में। एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसलिए इस चीज़ों को हमको यहाँ पे रखना पड़ा। और इट मेक देयर स्टडी कन्वीनियंट, यह हमारे पढ़ने में मदद करता है। अब है क्या कि टोटल जो ऑर्गेनिज्म है वो माने जाते हैं 20 मिलियन। अब 20 मिलियन ऑर्गेनिज्म, 20 लाख ऑर्गेनिज्म को अगर हमको करना हो, सेट करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसे करने के लिए क्या कहा जाता है कि उनको हम स्टडी कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं, उनकी ग्रुपिंग बना देते हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती हैं। टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इससे हमको एक फैसिलिटी मिल जाती है कि हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक, इट रिवील्स रिलेशनशिप एमंग द वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को भी बताते हैं। आगे आप चलेंगे तो आप पढ़ेंगे कनेक्टिंग लिंक, कई ऐसे कनेक्टिंग लिंक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपके, उनको भी बताया जाएगा, आपको एक समरी करके दी जाएगी। तो कनेक्टिंग लिंक ये पता चल जाएगा कौन किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो वो आपके क्वेश्चन में आएंगे तो उसको आप करेंगे। ठीक, तो इसको भी बताने का काम करता है। इट आल्सो इनेबल टू बायोलॉजिस्ट टू इंटरप्रिएट द पोरली विजुअल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म, कह रहा है जो फॉसिल्स के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनके बारे में भी स्टडी करने में सहायता करता है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट एंड एनिमल विच डू नॉट अकर्स इन ओन लोकेलिटी, कह रहा है ये हमको वो भी चीज़ें बताता है जो हमारी लोकेलिटी में प्लांट और एनिमल नहीं पाए जाते हैं, उनके बारे में भी बताने का काम करता है। कौन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जो बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो हमारे लोकेलिटी में नहीं पाए जाते। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग टेरिस्टेरियल एरिया में रहते हैं। अब टेरिस्टेरियल एरिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे तो हमको सी एनिमल नहीं देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो वहाँ से हम सी एनिमल के बारे में जानकारी पा सकते हैं कि सी एनिमल ऐसे होते हैं, ऐसे इनके इमेज देख लेंगे, म्यूजियम में देख लेंगे, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं, उनके फीचर को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ग्रुपिंग ना हो, हमारे पास उसके बारे में जानकारी ना हो, तो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए हमको क्या पढ़ना होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक बार क्वेश्चन आया है, उम्मीद बहुत कम है कि इस तरह का क्वेश्चन कभी बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में बुक पूछी जाती हैं। क्लासिफिकेशन की कई बार बुक पूछी गई हैं और उसमें पूछा गया कि किस राइटर की है, इसलिए हमको इस चीज़ों को, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को यहाँ पे ऐड करना पड़ा। हालांकि इसको ऐड करने का कोई मतलब सिर्फ और सिर्फ बुक से है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप उसे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आवर वैदिक लिटरेसी। वैदिक लिटरेसी, आपने जो मित्र हमारे यहाँ पे जीआईसी वाले हैं, जिन्हें जीआईसी में जीएस का पोर्शन करना है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वैदिक काल से पहले सिंधु सभ्यता आई थी। सिंधु सभ्यता, जो हिस्ट्री वाले होंगे वो तो इसको देख नहीं रहे होंगे, वो जानते होंगे सिंधु सभ्यता में क्या हुआ। कि सिंधु सभ्यता की जो ईस्वी थी, यानी ईसा पूर्व में उसकी खोद की गई, जब उसकी उत्खनन किया गया, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, किसने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसको किया था। जीआईसी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उसमें कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा, कार्बन डेट जो C14 से पता किया जाता है, तो उसमें पता चला कि 2500 BC से लेकर के कितना 2500 BC से लेकर के, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1700 BC तक का जो काल था, ये किस में आता, सिंधु घाटी सभ्यता में। किस में आता, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जो लोग सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन कार्बन डेटिंग 14 के अकॉर्डिंग डेट उसकी है 2500 टू 1700
कितना 1700 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इस काल में, अच्छा यहाँ पे आपके जो वैदिक युग भी दे दिया गया, और वैदिक काल जो आपका वैदिक काल है, इतिहास की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है। अब वैदिक काल में आते हैं, तो वैदिक काल को आपके दो भागों में बांटा गया। आप नहीं देखें तो क्लास देखिएगा, बहुत अच्छी क्लास चल रही है आपकी इसमें जीएस की, ठीक है। तो वैदिक काल में जब जाएंगे तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। एक को हम लोग कहते हैं ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वैदिक काल। वेद हमारे कितने हैं? हिंदू धर्म में वेद कितने माने जाते हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, कौन कौन से? हिंदू धर्म कोई धर्म हो, वेद कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। धर्म से क्या मतलब? वेद कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। 4 वेद में कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक। तो ऋग्वेद का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो 1500 BC से लेकर के 1500 BC से लेकर के कितना है? 1000 BC तक। कितना है? 1500 BC से, यानी 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का जो पीरियड है वो क्या है? ऋग्वैदिक पीरियड है, ठीक है। इसे अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। और जो उसके बाद 3 वेद हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जल्दी से बता दीजिए। इसे हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल, जो होता है 1000 BC से लेकर के, कहाँ से? 1000 BC से लेकर के 600 BC तक का। अब आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्यों उसको ले गए थे। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक युग। वैदिक युग कहाँ से? वैदिक युग से पहले हमने आपसे बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के कहाँ तक? 1700 ईसा पूर्व तक, ठीक। और उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से ऋग्वैदिक काल है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक यानी BC तक जो काल है, एक ऐसा काल कहलाता है वैदिक पीरियड कहलाता है, ठीक है। वैदिक पीरियड में जो प्लांट थे वो 740 प्लांट और 250 एनिमल के बारे में डिस्कवरी हुई थी। अब हमारी बात यहाँ पे खत्म हो गई। हमने इसलिए इसको मेंशन किया कि GIC की भी आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो GS का एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सही हो जाएगा, तो उसके लिए हमने उसको वहाँ पे मेंशन किया, और कोई मतलब नहीं था, ठीक है। चंडोक उपनिषद, चंडोक उपनिषद में अगर आप जाएंगे, या छंदोक उपनिषद कहते हैं, तो इसमें एनिमल को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में कैटेगराइज किया गया। एक को कहते हैं द्विज। द्विज में आपके आते हैं बीबी पैरस। बीबी पैरस मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन बीन है, काऊ है, बुफेलो है, गोट है, ये सब किस में आ जाते हैं? बीबी पैरस में, ठीक। इसे छंदोक उपनिषद में क्या कहा गया? तो छंदोक उपनिषद में इसे कहा गया क्या? द्विज। क्या कहा गया? द्विज, ठीक। अंडज, अंडज में कौन आते हैं? ओवी पैरस, जो अंडे देते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, एप्स हो गए, ठीक। और पिसेज वर्ग भी अंडे देते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाएंगे उद्भिज। उद्भिज में कौन आ जाते हैं? माइनोट ऑर्गेनिज्म, जिस बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कैसे एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, उसको कहाँ रख दिया गया? उद्भिज में रख दिया गया। छंदोक उपनिषद में 3 ग्रुप में एनिमल को कैटेगराइज किया गया। द्विज में बीबी पैरस को, अंडज में ओवी पैरस को, और उद्भिज में किसको रखा गया? माइन्यूट एनिमल को, ठीक है। श्रुश्रुत संहिता, श्रुश्रुत संहिता हिस्ट्री वगैरह में आप पढ़े होंगे, ठीक है, या आप बीएड किए होंगे या मेड किए होंगे तो उसमें पढ़े होंगे। श्रुश्रुत संहिता में अगर आप गए होंगे, पोस्ट वैदिक इंडियन लिटरेसी है। क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेन इनटू अस्थावर, कह रहा है पूरे लिविंग ऑर्गेन्स को इसने 2 भागों में बांट दिया। स्थावर, स्थावर में कौन आ जाते हैं? स्थावर मतलब इन मोबाइल, जो टहल नहीं सकते, हिल डुल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, एक जगह स्थिर रहते हैं। स्थावर में वो कौन आ गए? प्लांट। सभी प्लांट किस में आ गए? स्थावर में। एंड जंगमा, और जंगमा में कौन आ गए? जंगमा में जो एक जगह से दूसरी जगह तक मोबाइल कर सकते हैं, यानी घूम सकते हैं, चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, उसमें कौन आ गए? सभी एनिमल आ गए। प्लांट वेयर फर्दर ग्रुप्ड इनटू, प्लांट को फिर डिवाइड कर दिया गया कितने ग्रुप में? 4 ग्रुप में। कौन कौन से? वनस्पति, वृक्ष, वृद्धा और औषधि। 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया। किसको? श्रुश्रुत संहिता में प्लांट को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। सिमिलरली एनिमल्स वेयर ग्रुप्ड इनटू द कुलसरा, मस्त और जंघाला और गुसैया। छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। हिप्पोक्रेटस ने एनिमल को, हिप्पोक्रेटस और एरिस्टोटल अब आ गए आपके, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एरिस्टोटल आ गए, इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये बहुत कुछ हैं। तो एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं। एरिस्टोटल ने क्या काम किया कि एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल भी बिफोर क्राइस्ट में है। 384 से लेकर के 322 BC में बिफोर क्राइस्ट में है। ग्रीक स्कॉलर थे दोनों लोग, हिप्पोक्रेटस और एरिस्टोटल, दोनों लोग
क्या थे, ग्रीक स्कॉलर थे, स्टूडेंट थे, विद्वान थे, जो भी कह लीजिए। अरेंज एनिमल इनटू मेजर ग्रुप, एनिमल को मेजर ग्रुप में अरेंज कर दिए, इंसेक्ट, बर्ड, फिश और वेल्स। ठीक। थियोफ्रेटस, बाद में थियोफ्रेटस है जिसे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, आपने जानते होंगे आप इनको। थियोफ्रेटस ने प्लांट को 4 ग्रुप में अरेंज कर दिया, ट्री, श्रब, अंडर श्रब और हर्ब। ट्री बड़े बड़े पेड़ों को, जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद, महुआ, ये सब हो गए। श्रब में झाड़ियाँ आ गई, जैसे आपके रोज हैं, हिबिस्कस हैं, ये सब आ गए, कैक्टी हैं। ठीक। अंडर श्रब में उससे छोटे छोटे पौधे आ गए, जैसे ग्राम है। ठीक। और उसके बाद हर्ब में आ गए जो ऐसे पौधे जिसमें वुड का फॉर्मेशन नहीं होता, ग्रीन होते हैं, जैसे बरसीम है, मोथा है, दूब है, ये सब किस में आ गए, हर्ब में आ गए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट, अपने वासस्थान के हिसाब से, फार्म अपने शेप के हिसाब से, एंड टेक्सचर के हिसाब से, ही नेम एंड डिस्क्राइब 480 प्लांट इन हिज बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये आपको याद रखना है, हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी बुक है, ये प्रश्न पूछा गया है। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी बुक है, तो आप बताएंगे हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी बुक है, थियोफ्रेटस की बुक है। किसकी बुक है, थियोफ्रेटस की बुक है। प्लिनी एंड एल्डर इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल, आपसे पूछा जाता है आर्टिफिशियल, देखिए ये बोल्ड नहीं कर पाए हम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया सबसे पहले, आर्टिफिशियल, फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन देने वाले का नाम आपसे पूछा जाता है, प्लिनी और एल्डर नाम है इनका। ठीक है, प्लिनी और एल्डर ने, इन दोनों ने सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया नेचुरलिस। ठीक है, तो नेचुरलिस जैसे कर देंगे, न्यूट्रलिस कर देंगे, न्यूट्रलिस किसका हो जाएगा, नेचुरलिस जैसे होगा, नेचुरलिस मतलब नेचर वाला, जैसे नेचुरलिस आएगा वो किसका हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लेनी और एल्डर का, और जैसे प्लांटेरम आ जाएगा वो किसका हो जाएगा, थियोफ्रेटस का। ठीक। जॉन रॉय, जॉन रॉय से क्वेश्चन कई बार पूछे गए, इनमें 2 चीज़ें कॉमन हैं, दोनों क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं क्यों पूछे जाते हैं। पहला तो इन्होंने एक देखिए, इन द लेट 17th सेंचुरी डिस्क्राइब मोर देन 18,000 माफ करिएगा 18,000 प्लांट एंड एनिमल्स इन 3 वॉल्यूम्स अंडर द टाइटल हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटोरम। ही कॉइंड द टर्म स्पीसीज, इन्होंने सबसे पहले, ये चीज़ें आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्होंने सबसे पहले स्पीसीज टर्म दिया था। क्या दिया था, स्पीसीज टर्म दिया था, एसेंबलेज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ही आल्सो अटेम्प्ट टू डिस्टिंग्विश जीनस एंड स्पीसीज। ठीक, आगे बढ़ जाएं। कैरोलस लीनियस, ए स्वीडिश नेचुरलिस्ट, डेवलप्ड द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज कॉमनली कॉल्ड बाइनामियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी बाइनामियल नॉमेनक्लेचर के बारे में दिया था। बाइनामियल नॉमेनक्लेचर आप जानते होंगे, दो ही नामकरण पद्धति में फर्स्ट नाम जो होता है वो जीनस का नाम होता है, और जो सेकंड नाम होता है वो स्पीसीज का नाम होता है। ठीक है, जो जीनस का नाम होता है उसे लिखना स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो स्पीसीज का नाम होता है वो स्मॉल लेटर से लिखना शुरू करते हैं। ठीक, इनके नीचे जब हम अपने ओन राइटिंग लिखते हैं तो अंडरलाइन कर देते हैं, जीनस को अलग अंडरलाइन करते हैं, स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करते हैं। इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहले तो यही पूछा जाता है बाइनामियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, तो आप कहेंगे कैरोलस लीनियस दिए थे। कब दिए थे, 1758 में। कब दिए थे, 1758 में बाइनामियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो कैरोलस लीनियस को याद रखिए बाइनामियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक, इसके आगे हम बताएंगे, इन्होंने भी एक बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है, स्पीसीज प्लांटेरम, और दूसरी बुक है सिस्टमा नेचुरी। तो 2 बुक हैं इनकी, याद रखिएगा कैरोलस लीनियस की, एक है स्पीसीज प्लांटेरम और दूसरी है सिस्टमा नेचुरी। बाय प्लेसिंग देम इन 6 कैटेगरीज, मैमल, बर्ड्स, एम्फीबियन, फिशेज, इंसेक्ट एंड वर्म्स। ये सब चीज़ें आपको कोई मतलब नहीं है, बस बुक का नाम याद रखिए। आगे बढ़ जाते हैं, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। आगे आते हैं, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चैनल पे जो भी जानकारी आपको मिल रही है, आपको कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक जरूर दें, आपके फीडबैक का इंतजार है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस आगे बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, जैसा आपको लगेगा, आप लोग जैसा कहेंगे उसी तरह से क्लासेस आपकी आगे बढ़ाई जाएंगी। अगर ऐसे आप कहेंगे तो ऐसे क्लास दे दी जाएंगे, अगर आप कहेंगे तो एनसीईआरटी वाली क्लास, और नहीं तो प्रैक्टिस पेपर खाली चलेगा, प्रैक्टिस पेपर आपका चल रहा है। वो आपके कमेंट के ऊपर और आपके फीडबैक के ऊपर ही निर्भर करेगा। ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज
द ओल्डेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना सिस्टम कौन है, अब यहाँ पे वैदिक काल, ए काल, ओ काल, उपनिषद काल, ये सब चीज़ें आपके विज्ञान में अब ऐड नहीं की जाएंगी, बस बुक के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने वहाँ पे ऐड किया था। अब टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाएगा तो ये सबसे पुराना है, चूँकि नया वाला 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, कहीं कहीं पे 8 सिस्टम क्लासिफिकेशन भी, सिस्टम किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया, वो सब मान्य नहीं है अभी। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हमारे कोर्स में है, हम वही पढ़ेंगे भी, ठीक है। इट इज सजेस्टेड बाई कैरोलस लीनियस इन कब दिया गया था, 1758 में। किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लीनियस के द्वारा। ही डिवाइड द लिविंग आर्गेनिम इनटू 2 किंगडम, इन्होंने पूरे लिविंग आर्गेनिम को कितने में बांट दिया, 2 किंगडम में बांट दिया। दैट कॉल्ड प्लांटी फॉर प्लांट किंगडम एंड एनिमेलिया फॉर एनिमल। प्लांटी किसके लिए, प्लांट के लिए, और एनिमेलिया किसके लिए, एनिमल के लिए। किंगडम प्लांटी, अब यहाँ पे देखिए जो हम किंगडम प्लांटी पढ़ने चल रहे हैं, ये 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की किंगडम प्लांटी में पढ़ रहे हैं। इसके बाद प्लांटी के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन फिर करेंगे जब हम लोग 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो यहाँ से एकदम डिफर होंगी, अलग होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हमने मेंशन क्यों किया, मेंशन इसलिए किया कि कंट्रोवर्सी जो क्रिएट होगी वहाँ पे हम आपको कुछ बताएंगे, यहाँ पे कुछ बताएंगे, तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। उस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए हमारी मजबूरी है कि हम इसको यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे बहुत कम टाइम में हम पूरी चीज़ों को देखेंगे और मेजर पॉइंट को हम टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, बाद में बताएंगे क्या डिफरेंस था दोनों में। तो सबसे पहले किंगडम प्लांटी में अगर हम देखें तो किंगडम प्लांटी में आप देखेंगे कि यहाँ पे बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, और एल्गी, लिवरवर्ट, मॉसेस, ये सब तो ठीक है। एक किंगडम बैक्टीरिया और फंजाई, ये जो दोनों हैं 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में, बैक्टीरिया और फंजाई, ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में अलग अलग हो गए। ए मोनेरा में चला गया है और ए अलग चला गया, फंजाई एक अलग ग्रुप बन गया है। तो ये दोनों एक वहाँ पे जाकर के अलग हो जाएंगे, किसमें, जब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक चीज़ यहाँ पे डिफर मिल गई आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद प्लांट से जो कैरेक्टर यहाँ प्लांट के बताए जाएंगे वो सारी चीज़ें आप प्लांट की हैं, कुछ उसमें से चेंज होंगे तो बाद में देख लेंगे। यहाँ देखिए फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री, तो ओवरऑल साइज एंड जनरली इज द वेरिएबल इन प्लांट, प्लांट की साइज वेरिएबल है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मोमेंट एंड लोकोमोशन की अगर बात करें, प्लांट इफ एट ऑल मूव देयर पार्ट्स, प्लांट के पार्ट मूव करते हैं, प्लांट खुद मूव नहीं करता है। डू सो वेरी स्लोली बिकॉज दे लैक मसल्स, और ये जो बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं इसमें मसल्स नहीं पाई जाती हैं। अब प्लांट में मूवमेंट के लिए आपने ट्रोपिज्म पढ़ा होगा, जिसे आप कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, और उसके बाद आप 5 ट्रोपिज्म होते हैं। क्या कहते हैं, पहला फोटोट्रोपिज्म, जब प्लांट लाइट के रिस्पांस में काम करता है तो उसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। जब ग्रेविटी के रिस्पांस में काम करता है जियोट्रोपिज्म कहते हैं। जब केमिकल के रिस्पांस में करता है, जैसे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड डाल देते हैं तो वो क्या होता है, या श्रब्स के साइड आते हैं उसको डाल देते हैं तो झाड़ियाँ जल जाती हैं, घास जल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल कहते हैं, ठीक है। और केमिकल में पॉलन ग्रेन का भी रिस्पांस आता है, ठीक। तो पहला हो गया आपका फोटोट्रोपिन, जियोट्रोपिन, कीमोट्रोपिन, हाइड्रोट्रोपिन, और एक होता है आपका थिग्मोट्रोपिन। थिग्मोट्रोपिन में आपका आता है थिग्मोनॉस्टी प्लांट, थिग्मो प्लांट। तो थिग्मोट्रोपिन में आपका कौन आता है, मिमोसा प्यूडिका, जिसे छुई मुई कहते हैं, तो वो भी आता है। वो सब चीज़ें आएंगी आगे, एक एक करके बताते रहेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें मोबिलिटी तो पाई जाती है, मूव तो करते हैं लेकिन बहुत स्लोली, कैसे, वही ट्रोपिन के हिसाब से, चूँकि मसल्स नहीं पाई जाती। प्लांट आर मोस्टली रूटेड, ज़्यादातर प्लांट कैसे होते हैं, रूटेड होते हैं, यानी एक जगह पे जड़ होती है वहीं पे खड़े रहते हैं, और इसकी वजह से लोकोमोशन इनकैपेबल होता है, इसमें सक्षम नहीं होता है। तो एक जगह पे रुके ना नाते इनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता। ट्रोपिज में पाई जाती, क्या पाया जाता है, ट्रोपिज में पाई जाती है, मूवमेंट नहीं पाया जाता। हालांकि कुछ फ्लोटिंग प्लांट होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, उनकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही। ग्रोथ क्या होती है, प्लांट में लाइफ टाइम होती रहती। क्यों होती रहती, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि एनिमल की ग्रोथ एक टाइम पे जाकर के रुक जाती है, जबकि प्लांट की जो लेंथ होती है या जो प्लांट की ग्रोथ होती है और लाइफ टाइम होती रहती है। तो आप कहेंगे ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विभजोतक ऊतक पाया जाता है। क्लियर है। मेटाबॉलिज्म की अगर बात कर लें तो मेटाबॉलिज्म में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे न्यूट्रिशन। पहला,
न्यूट्रिशन, तो प्लांट कैसा होता है, प्लांट ऑटोट्रॉपिक होता है। तो प्लांट ऑटोट्रॉपिक होता है, जब ऑटोट्रॉपिक होता है तो उसके अंदर खुद एबिलिटी है प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना भोजन खुद से बना लेता है सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से अपना भोजन खुद बना लेता है। कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या काम करता है, को एनिमल को उसको पकड़ लेता है, किसको, कीट को पकड़ लेता है। उसी तरह से हेट्रोट्रॉपिक प्लांट में आपका फंजाई, अभी चूंकि टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें फंजाई भी आ जाएगा, ठीक। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक। कंट्रोवर्सी सब जगह है, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। रिस्पायरेशन की बात करें, रिस्पायरेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू काज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन हो, इसी को हम क्या कहते हैं, जल्दी बता दिए क्या कहते हैं इसको, रिस्पायरेशन कहते हैं। तो वही तो प्लांट भी करता है, प्लांट भी ऑक्सीजन को इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। इस प्रोसेस में उसको क्या होता है, एनर्जी इसके यहाँ क्या होती है, बनेगी, हाँ, एनर्जी का प्रॉफिट होती है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करता है और ऑक्सीजन को रिमूव करता है। यह दिन के टाइम होता है और रिस्पायरेशन 24 घंटे होते हैं, लेकिन मोस्टली नाइट में देखे जाते हैं, ठीक, नाइट में ज़्यादा होता है। इसीलिए प्लांट के नीचे, जब पेड़ के नीचे कोई सोता है तो लोग मना करते हैं, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ जाएगी। इसीलिए ठंडी के दिनों में देखिए, जो जानवर होते हैं, आप कभी जंगल में जाइएगा या बाग वगैरह में, तो जो जानवर होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल जो चरने के लिए छोड़े रहते हैं, ग्रेजिंग एनिमल क्या काम करते हैं, वहाँ पर आते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ठंडी के दिनों में क्या होता है कि एक तो दो फायदा होता है, एक जो ओस ऊपर से पड़ती है तो वो फाग ऊपर टिक जाते हैं पत्तियों पे। दूसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे गर्मी महसूस होती है। तो उस गर्मी के नाते वो पौधे के नीचे क्या होता है, जंगलों में, बागों में जाके बैठते हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेशन 24 घंटे होता है, फोटोसिंथेसिस डे की टाइम होती है। तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इस पर पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, बस अभी आप यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करिए। उसके बाद एक्सक्रीशन पे अगर आ जाएँ तो एक्सक्रीशन क्या होता है, प्लांट में, प्लांट नाइट्रोजनस वेस्ट को अगर यहाँ आप देखें, एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं पाए जाते प्लांट में। एक्सक्रीटरी आर्गन क्या, सॉरी एक सेकेंड, प्लांट में एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं पाए जाते। प्लांट में क्या होता है, एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं पाए जाते। उसके बाद इरिटेबिलिटी की बात कर लें तो प्लांट होता है, जो प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई वेरी स्लो, जो बाहर के स्टिमुलाई होते हैं यानी कारक होते हैं, उस पर बहुत स्लो रिएक्शन करता है। आप कितना तेज रिएक्शन करते हैं, बहुत तेज। अगर आपके लेफ्ट हैंड में मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो आप राइट हैंड से इतना तेज मारते हैं अपने बॉडी पे कि वो बेचारा लाल लाल हो जाता है पूरा, ठीक। उसी तरह से लेकिन प्लांट रिस्पॉन्ड बहुत धीरे करता है, उतना तेज रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। आपने गर्मी के दिनों में जायद की फसल को देखा होगा, जायद की फसल मतलब जो गर्मी के दिनों में कुकुम्बर की खेती की जाती है, ठीक है। तो कुकुम्बर वगैरह की जो खेती की जाती है तो लिगुमिनेस या लिगुमिनेसी कुल की जो पौधे उगाए जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो उनके फूल होते हैं ना, वो जब धूप ज़्यादा पड़ती है तो फूल धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं और जब शाम होते फिर फूल खिलाते हैं। आपने अगर गर्मी के दिनों में जायद की फसलों को देखा होगा तो इसमें देखा होगा ककड़ी, खीरा, करेला, लौकी, इसमें देखिए तो इनके फूल जो होते हैं दोपहर टाइम ऐसे लगते हैं मुरझा गए, पत्तियाँ लगती मुरझा गई, लेकिन शाम को फिर वो किस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ए बायोटिक फैक्टर, लाइट पे। लाइट क्या है, एक स्टिमुलस है, एक कारक है जिसपे वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और उस रिस्पॉन्ड में क्या हो रहा है कि उनकी बॉडी सिकुड़ जा रही है और जैसे ही शाम को लाइट ख़त्म होती है वो फिर क्या होता है, अपनी बॉडी को रिलैक्स कंडीशन में रख देते हैं, यानी फूल खुल जाता है, पत्तियाँ खिल जाती हैं। तो एक क्या हो रहा है, वो कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लोली करते हैं, एक बैग नहीं होता। आपको धूप लगती है, आप भाग करके घर में घुस जाते हैं, भागो 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 बहुत धूप लग रही है, ठीक है। लेकिन वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो तो वहीं रहना, तो धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका कारण भी एक और होता है कि उसमें नर्वस टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। और क्या नहीं पाया जाता है, उसमें मसल्स नहीं पाई जाती, नर्वस टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, तो रिस्पॉन्ड बहुत धीरे करते हैं। आपके अंदर क्या होता है, नर्व टिश्यू पाए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में हो, जब आप कोई 2 पैक लगा लेता है तो वो राष्ट्रपति बन जाता है, ठीक। तो जब 2 पैक लगा लेता है तो उसका सेंस आर्गन काम नहीं करता है, मसल्स तो है लेकिन सेंस आर्गन काम नहीं करता है। तो वो सबसे बदबूदार नाली जहाँ होती है वहाँ पे वो सोया पड़ा होता है। उसको उस समय जो है स्वर्ग की प्राप्ति, इंद्रदेव की प्राप्ति हो जाती है, वो इंद्र के महल में चला जाता है, उसको इतनी सुख सुविधा वहाँ मिलती।
क्योंकि उसके जो सेंस आर्गन वो काम नहीं कर रहे हैं, वो 2 पैक लगाने के बाद वो चला गया है कोमा की कंडीशन में, उसे कोमा ही कह सकते हैं, ठीक। तो उसका जो नर्वस टिश्यू वो काम नहीं कर रहा है। उसी तरह प्लांट में नर्वस टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस करता है, ठीक है, बहुत स्लो रिस्पॉन्ड तो करता है लेकिन स्लोली करता है, ठीक है। अब ये फैक्टर हमारे क्या हो, स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं, या तो एबायोटिक यानी जैसे हीट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये हो सकते हैं, या तो कैसे हो सकते हैं, जल्दी बताइए, लिविंग ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है, बायोटिक हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट में रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होता है। एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी इसे कहते हैं, और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वही होता है, आप जानते हैं। रिजर्व फूड, प्लांट अपना फूड किस रूप में स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, ठीक है। प्लांट अपना फूड, जैसे देखिए जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे जीआईसी जीएस वाली क्लास में, हमने कार्बोहाइड्रेट में आपको बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जब वो चला जाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सैकराइड कहते हैं, ठीक। तो मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। मोनोसेक्राइड में जब जाते हैं तो मोनोसेक्राइड क्या होता है, सिंपल शुगर से बना होता है, ठीक है। ट्रायो, टेट्रोज, पेंटोज शुगर होते हैं, हेक्सोज शुगर होती है जिसमें ग्लूकोज आपका आता है। उसके बाद डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड 3 तरह की होती हैं। आप ये सब पढ़े होंगे बायोकेमिस्ट्री में, नहीं पढ़े होंगे, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप पढ़ते रहिए। देखिए मेरी बात मानिए, मैंने कई बार फोकस किया आपसे, पूरी एनसीईआरटी आप जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ डालिए, ठीक है, जितना हो सके। देखिए एनसीईआरटी बहुत कठिन है, हमको पढ़ाने में क्या होता है, पढ़ाने में एनसीईआरटी बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है तो दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक। अब उसका या तो हम पूरी एनसीईआरटी लिखें फिर, तो उससे अच्छा हमको लगा कि हम नोट्स बना के दे दें, ठीक। तो इसलिए हम इस तरह से आए। एनसीईआरटी में बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता था, हमको भी पढ़ने में दिक्कत, आपको भी। एनसीईआरटी आप खुद से पढ़िए, उससे क्या होगा कि जितनी बार पढ़ेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक। और प्रैक्टिस पेपर करते रहिए, आप बड़े आराम से पास हो जाएंगे, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टीजीटी वाले तो एकदम टेंशन ना लें, पीजीटी वालों के लिए थोड़ी सी स्पेशलिटी है, लेकिन टीजीटी वाले और जो जीआईसी वाले हैं वो एकदम चिंता ना करें, बस एनसीईआरटी पढ़ें और प्रैक्टिस पेपर करें, बड़े आराम से पास हो जाएंगे। क्लासेस तो आपकी चली रही मान लीजिए, ठीक। तो बात कर रहे थे, हाँ, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड 3 तरह के होती हैं। कितने होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स आप पढ़िएगा, 11th में है, ठीक है। 11th के सेकंड आप चैप्टर नंबर आपका हो जाएगा, यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 के सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें जब पढ़ेंगे तो डाइसेक्राइड 3 तरह की हो जाती हैं। एक को क्या कहते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, और क्या कहते हैं, सुक्रोज, ग्लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। अब उसके बाद होती है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड 3 तरह की होती हैं, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। सेलुलोज और स्टार्च ये प्लांट में स्टोर होते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं, और ग्लाइकोजन एनिमल से स्टोर होता है। तो बात यहीं पे है, रिजर्व फूड, प्लांट अपना फूड किस रूप में स्टोर करता है, स्टार्च के रूप में या सेलुलोज के रूप में, या सेलुलोज के रूप में, ठीक है। आगे इसके सेलुलोज की कवच वगैरह पाई जाएंगे, आगे आएगा बताएंगे। सेल स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें, प्लांट की सेल जो होती है वो क्या होती है कि उसके ऊपर एक थिक कवरिंग पाई जाती है, जिसे सेल वॉल आप कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल सैप वैक्यूल, उसमें बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। लैक सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम उसमें नहीं पाया जाता है, ये चीज़ें याद करिएगा। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जनरली हैज प्लास्टिड, इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है, अलग अलग कलर का होता है, डिफरेंट कलर का। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, और जो कलर ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस होता है, ठीक। तो ये थे प्लांट किंगडम। अब एनिमल किंगडम में आ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एनिमल किंगडम आए, किंगडम एनिमेलिया में फार्म साइज एंड सिमेट्री की अगर बात करें तो क्या होता है कि इनकी साइज और सिमेट्री क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक। इनकी साइज और सिमेट्री कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, जबकि प्लांट की कांस्टेंट नहीं थी, और ये रेगुलर सिमेट्री पाई जाती है। एनिमल की सिमेट्री कैसी होती है, रेगुलर सिमेट्री पाई जाती है, ठीक। मोबिलिटी और लोकोमोशन की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये मूवेबल का हो सकते हैं, यानी गति कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मसल्स पाई जाती है। ग्रोथ की बात करें तो इसमें ग्रोथ जो होती है परमानेंट नहीं होती, एक प्रॉपर टाइम तक होती है, उसके बाद ग्रोथ इनकी क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। और उसके बाद मेटाबॉलिज्म की अगर बात कर लें तो न्यूट्रिशन एक कैसे होते हैं, होलोट्रॉपिक या होलोजोइक होते हैं, यानी इसमें भोजन निकलने की क्षमता, उसको डाइजेस्ट 5 सिस्टम से वो डाइजेस्ट करते हैं। कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं, उसे सेप्रोफाइटिक एनिमल कहते हैं।
ठीक। सेप्रोफाइटिक जो सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को, सड़े गले पौधों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे सेप्रोफाइटिक कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जैसे यूग्लिना क्या है, यूग्लिना विरिडिस क्या है, ऑटोट्रॉपिक होता है। इसमें थैलेक्वाइड पाया जाता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनिमल मोस्टली कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। मोस्टली कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं और कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक। रिस्पायरेशन वही इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ नहीं। एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू द बॉडी, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसके लिए इनके पास एक्सक्रीटरी आर्गन पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी आर्गन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अमीबा में कौन सा एक्सक्रीटरी आर्गन पाया जाता है, और प्लेटेहेल्मिन्थीज में कौन सा पाया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। प्लेटेहेल्मिन्थीज का आपको उसमें फ्लेम सेल पाई जाती है, क्या पाई जाती है, फ्लेम सेल, ज्वाला को इसका कहते हैं, फ्लेम सेल पाई जाती है। उसी तरह से फिर आके आपको किडनी का पूछा जाता है, ह्यूमन बीइंग का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इरिटेबिलिटी, अभी ऊपर मैंने आपसे बताया कि जो इसके पास क्या होता है, इरिटेबिलिटी होती है, यानी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता होती है, बहुत तेज़ होती है, क्योंकि इसके पास सेंस आर्गन पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन, तो इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से भी होता है, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया की अगर बात कर लें तो इसकी सरफेस एरिया क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है, यानी शाखाओं में नहीं बटे होते हैं, एक फिक्स शेप होती है बॉडी की। रिजर्व फूड इनका कैसे होता है, अभी मैंने ऊपर आपसे चर्चा की, कैसा होता है, ग्लाइकोजन के शेप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सेल स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसके ऊपर क्या पाया जाता है, लैक सेल वॉल नहीं पाई जाती है, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम पाया जाता है, और प्लास्टिड नहीं पाई जाती। प्लास्टिड क्या होती है, नहीं पाई जाती। यूग्लिना में प्लास्टिक जगह पे क्या पाया जाता है, थैलेक्वाइड पाया जाता है, बताएंगे क्या होता है। लिमिटेशन क्या है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में 3 ड्रॉबैक रह गए थे। पहला कि यह जो है क्या कर पा रहा था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस नहीं बता रहा था। दूसरा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस नहीं बता पा रहा था। और तीसरा, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप के बारे में भी ये अंतर नहीं बता पा रहा था। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जिसके लिए 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।